हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके विज़िट करके देख लीजिए। उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास सीरीज़ चल रही थी IIT JAM और गेट की और नेट JRF की। आप ये मत टेंशन लीजिए क्योंकि जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें कॉमन है, चाहे आप जैम की बात करें और नेट की बात करें या फिर गेट की बात करें। इन सारे एग्ज़ाम्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं। तो कॉमन टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली तो करेंगे नहीं बेटा, तो हम लोग एक ही में कर लेंगे। एक ही इन द सेंस हम एक ही टॉपिक को हर पर्सपेक्टिव से चेक कर लेंगे, हर पर्सपेक्टिव पे आए हुए प्रीवाइक्यूज से चेक कर लेंगे। बस इसका मतलब खाली है कि एक ही बार टॉपिक पढ़ा जाइए, नहीं सेपरेटली। जैम के लिए सीक्वेंस सीरीज अलग होता है, नेट के लिए सीक्वेंस सीरीज अलग होता है, गेट के लिए सीक्वेंस सीरीज अलग होता है। अलग नहीं होता बेटा, टॉपिक सेम होता है, पढ़ा सेम जाता है, बट क्वेश्चन की टफनेस जो है बढ़ जाती है। किसी में क्वेश्चन टफ कम होगा, किसी में क्वेश्चन टफ ज़्यादा होगा। तो बस यही कारण होता है, अलग अलग बैचेस चलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपना बढ़िया से तैयारी करेंगे, एकदम सॉलिड वाली। जैसे जैम तो निकलेगा ही, जैम वालों को जैम निकालना है, नेट JRF वाले को नेट JRF और गेट दोनों की तैयारी करनी है। गेट स्कोर कार्ड बहुत बढ़िया स्कोर कार्ड माना जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही कोई एग्ज़ाम हो जाता है वो। नेट स्कोर कार्ड बहुत ही रेपुटेटेड स्कोर कार्ड है। ठीक, अब देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाउंडेड की बात कर ली थी सर। हम लोगों ने क्या बात कर ली थी, बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर ली थी। ठीक, तो बाउंडेड सीक्वेंस में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे थे। प्लीज़ देख लीजिए फिर से दोबारा। हमारे पास 2 एग्जाम्पल क्या थे, n/n+1 थे। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो टर्म लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये है जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो इसी को हम किस फॉर्म में लिखते थे, FN के फॉर्म में। क्या होता था, n/n+1। और हमारे पास f क्या है, f भी है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। यही तो था। f क्या है, एक सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ क्या होता है, टेंड करता है। मैपिंग है, फंक्शन है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिए जाएंगे इनपुट्स, और जो आएगा वो रियल नंबर में ही आउटपुट आएगा। तो इस सीक्वेंस को हम जब प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यूज़ रखेंगे 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2। 2 रखा तो 2/3, 3 पे 3/4, 4 पे 4/5, अप टू सो ऑन। अब इस वाले अगर फ्रैक्शन को हम देखते हैं, इस वाले अगर सीक्वेंस के टर्म्स को देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कोई निगेटिव नहीं जा रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है, देखिए ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऑल दी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ पॉजिटिव। जितनी टर्म्स हैं हमारे पास वो सारी क्या हैं, पॉजिटिव। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन हुई है, इससे ये आउटपुट मिला है कि ऑल दी टर्म्स, FN माना है ना उसको, FN माना है तो लिख सकते हैं FN इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ n। भाई हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको देख के क्या पता चलता है, ये वाले सीक्वेंस सेट को देख के क्या पता चलता है, यही पता चलता है ना सीक्वेंस को देख के कि हमारे पास जो भी टर्म्स हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव। जब सारे पॉजिटिव हैं तो 0 से बड़े होंगे, सारे ही पॉजिटिव तो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। अब मैं इसके ऑब्जर्वेशन को थोड़ा और डिफाइंड कर देता हूँ। कैसे, देखिएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। 2/3 का मतलब क्या होता है, किसी को याद है, 0.66। और रेशनल नंबर है वो, टर्मिनेट नहीं करेगा और चलता ही चला जाएगा, रिकरिंग है। ये वाला क्या हो जाएगा, 0.75। ये वाला नंबर क्या होगा, 4/5, 0.80। तो ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं, बढ़ता चला जा रहा है। अब इस वाले ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला है, आराम से देखिएगा। इस वाले से हमको ये पता चला है कि ये 0.1 से बढ़ रहा है, 0.1 से 0.5 से जा रहा है, और जा किधर की तरफ रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है। इनफाइनाइट भैया कहाँ जाएगा ये किसी को पता है क्या, इनफाइनाइट कहाँ जाएगा ये किसी को पता है क्या, तुमको तो नहीं पता, लेकिन मैथ्स में एक ऐसी चीज़ है जिसको पता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिमिट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट। लिमिट हमें बता सकता है कि इनफाइनाइट वाला टर्म कहाँ जाएगा, उसे ही कहते क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। आराम समझिएगा, हमने ये बताने का प्रयास किया है। बाउंडेड सीक्वेंस हम बता चुके थे, हमने बताया बाउंडेड सीक्वेंस।
तो हमारे पास क्या होता है, एक एग्जांपल हमने लिया n/n+1, ये एक एग्जांपल है। इसके हमने टर्म्स दिखाए, सीक्वेंस के टर्म्स क्या होंगे। इस वाले फ्रैक्शन को हमने डिवीज़न के फॉर्म में करके ये डेसिमल के फॉर्म में लिखा। फिर हमने एक ऑब्जर्वेशन बताई कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव ऑफ दिस सीक्वेंस, सारे टर्म्स क्या है पॉजिटिव, तो सबके के सब 0 से बड़े होंगे। ऑब्जर्वेशन से ही पता चला। और हमें ये तो नहीं पता है इन्फानाइट की तरफ जो एलिमेंट जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि कोई भैया 100वां टर्म तो है नहीं, 1000 टर्म तो है नहीं, 1,00,000 टर्म तो है नहीं। हमें टर्म की वैल्यू ही नहीं पता है एंड हमें डिफाइंड ही नहीं है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एन पे एफ एन की वैल्यू क्या होगी, ये हम कैसे बता सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। जब ये हो ही नहीं सकता तो हम करेंगे कैसे। उस इन्फिनिटी को जानने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, लिमिट का। इस लिमिट का सहारा ही लेते हैं, यही क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। यही क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। देखिए अभी के लिए हम ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे ही लिमिट नहीं लगाएंगे। अभी मैं लिमिट भी लगाऊंगा। लिमिट ऑफ सीक्वेंस आज का आपका टॉपिक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ाना है आज मुझे। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही ऑब्जर्व करना बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, इनइक्वालिटी पढ़ी है। इनइक्वालिटी में एक रिलेशन हम ऐसे मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, अगर मान सकते हैं इन द सेंस बना सकते हैं, n इज़ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मान के चलो, पॉजिटिव इन द सेंस पता ही है आपको, ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। बट ये फिक्स नहीं किया है कि ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है। मैं ये कह देता हूँ इज़ पॉजिटिव रियल नंबर। ये कुछ भी हो सकता है, रेशनल, इरेशनल, एनीथिंग, दैट विल बी एनीथिंग। n will be a positive number, that will be anything, integer, whole number, rational, irrational, anything, doesn't matter. If this is a positive number, then this relation holds all the time. This relation holds all the time. क्या ये कहता है रिलेशन कि the successor of a number, the successor of a positive number is always greater than that number. ये जो नंबर है ये सक्सेसर है उस पर्टिकुलर नंबर का, वो नंबर हमेशा ही उससे क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। अब कहा सर ये तो पता था, ये तो पता था, इससे मतलब क्या होगा। मैंने कहा सर है मतलब, थोड़ा सा मतलब है, आप समझिएगा इसे। हमारे पास एक इनइक्वलिटी जो निकली है वो n+1 इज़ ग्रेटर देन n है, या फिर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ कि n इज़ लेस देन n+1, कोई भी आपत्ति नहीं है किसी को। मैं अगर ऐसे लिख दूँ कि n+1 ग्रेटर देन n इंटू 1 लिख सकता हूँ, सभी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ n+1 मल्टीप्लाई बाई 1, सभी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। बिकॉज n इज़ पॉजिटिव सो n+1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। n इज़ पॉजिटिव, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड कराते हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनइक्वलिटी में जब निगेटिव से मल्टीप्लाई, निगेटिव से डिवाइड कराते हैं तो साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इस n+1 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ इधर की तरफ, तो n/n+1, n/n+1 कितनी वैल्यू आएगी, लेस देन 1। तो देखो दो ऑब्जर्वेशन आई है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस था वो क्या था, n/n+1, n/n+1 इज ऑलवेज लेस देन 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ all the terms of given sequence is always lesser than 1। ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म्स हैं, ये हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे, किससे, 1 से। जब ये हमेशा 1 से लेस है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई गलती से नंबर लाइन दे देता है तो हमें ये पता है ये पर्टिकुलर वैल्यू, अभी देखो आराम से 0.5 से स्टार्ट हो रही, तो 0.5 के जो सब पीछे वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं इसके, कल बताया था मैंने, किसी को याद है, हाँ बिल्कुल सही, लोअर बाउंड्स।
ये पीछे वाले क्या हैं, लोअर बाउंड्स। और हमें पता है ये जो n/n+1 है वो 1 से आगे जाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जितने इसके टर्म्स होंगे वो यहीं कहीं होंगे इन दोनों के बीच में, इसके बाहर तो जाएगा ही नहीं। जब बाहर जाएगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं इधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं 1 को मिला के ये सारे क्या होंगे, इसके अपर बाउंड्स। ये सारे क्या होंगे, इसके अपर बाउंड्स। तो जिस भी सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स लाई करते हैं, अपर बाउंड्स लाई करते हैं, वो क्या बन जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसमें भी आता है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या, ये सारे लोअर बाउंड्स हैं लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 0.5। 0.5 एलयूबी मतलब ये सारे अपर बाउंड्स हैं, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड। इसी से हम लोग लिखते क्या है, इसको जनरली लिखा जाता है सही कि n/n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2। और 1/2 सीक्वेंस में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। और 1 हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम 1 से हमेशा छोटे रहेंगे। जो सीक्वेंस है 1 को, सीक्वेंस कहता है हम 1 को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हम 1 से हमेशा क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगा। देन दैट इज बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, बात आती है अनबाउंडेड सीक्वेंस की, आराम समझिएगा। अनबाउंडेड सीक्वेंस, जैसे बाउंडेड सीक्वेंस की बात करिए वैसे अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे। सॉरी, वैसे लिखेंगे Sn अगर बाउंडेड, इफ any sequence is not bounded then it is known as अनबाउंडेड सीक्वेंस। तब ये क्या कहलाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। सर ने कहा था एक डेफिनेशन तो कराते नहीं हैं, कई सारे मतलब होते हैं एक ही स्टेटमेंट के, तो कई सारे तरीके से इसको पढ़ाया जाता है, कई सारे तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। तो बात ये थी कि हमने एक ऐसी डेफिनेशन लगा दी जिसमें हमें ये पता चल गया कि वो अनबाउंडेड कब होगा। तो Sn is said to be unbounded sequence if it is either bounded below or बाउंडेड अबव। अब कहा सर ये तो डेफिनेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा अच्छी लगेगी क्यों नहीं, अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। देख रहा, अभी हमारे पास जो भी ये डेफिनेशन है ये क्या कहती है, एक कोई सीक्वेंस है Sn, ये अनबाउंडेड होगा, आराम से सुन लीजिएगा, अनबाउंडेड होगा इफ़ देयर इज नो बाउंडेड बिलो, आराम समझिए, देयर इज नो बाउंडेड बिलो और इफ देयर इज नो बाउंडेड अबव। अगर इन दोनों में से कोई एक वाली क्या आ जाती है, कंडीशन आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है वो या तो बाउंडेड बिलो नहीं है या तो बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब है वो जो सीक्वेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। वो क्या सीक्वेंस हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेंगे हम लोग। वो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ n फैक्टोरियल। कहा सर ये कैसे कर पाएंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझाएंगे करो। और
ये क्या है, जनरल टर्म है, इसको कंपेयर करा देंगे किससे, सॉरी इंटरगेशन लगा रहा हूँ, कंपेयर कराएंगे किससे, एफ एन से। जब कंपेयर कराया है तो हमें पता चला जो एफ एन है वो कितना है, एन फैक्टोरियल। अब जिसको नहीं याद है प्लीज़ याद कर लीजिए, एन जो है हम क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर। एन हम क्या रखने वाले, नेचुरल नंबर। व्हेन यू पुट द वैल्यूज ऑफ एन, सो वी ऑब्टेन्ड f1, f2, f3 डैश डैश डैश। तो हमारे पास आएगा f1, 1 का मतलब रखेंगे सर 1 फैक्टोरियल कॉमा 2 फैक्टोरियल कॉमा 3 फैक्टोरियल कॉमा 4 फैक्टोरियल कॉमा डैश 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 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा दैट विल बी 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब 4, 3, 2, 1 होता है, तो कितना आएगा 24 एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं सर। पहली ऑब्जर्वेशन इससे क्या पता चली, आराम से देखिए। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस always increases gradually। ग्रेजुअली मतलब लगातार, ये लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भैया रुक नहीं रहा है, लगातार इंक्रीजमेंट में ही चल रहा है। बट all the terms are greater than 1। सारे टर्म्स क्या हैं, 1 से बड़े हैं या नहीं, सारे टर्म्स क्या हैं 1 से बड़े हैं कि नहीं। सो द गिवन सीक्वेंस n फैक्टोरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं। इससे ये ऑब्जर्वेशन मिली कि नहीं, इससे ये ऑब्जर्वेशन मिली कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है कि n फैक्टोरियल हमेशा 1 से बड़े होगा। इंक्रीजेस ग्रेजुअली मतलब लगातार बढ़ ही रहा है, कहीं पे डिक्रीज तो होगा नहीं। तो जैसे जैसे n जाएगा अनडिफाइंड की तरफ, वैसे वैसे n फैक्टोरियल भी जाएगा किधर, अनडिफाइंड की तरफ। सो द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव। तो जो सीक्वेंस है वो क्या नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। जब एक पर्टिकुलर केस नहीं मिल रहा है बाउंडेड का, तो हम कह सकते हैं हैंस द गिवन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। सो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो कैसी रहेगी, अनबाउंडेड ही रहेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, पहले आप मुझे ये बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब हम जो चलते हैं वो अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, आज का अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये हमारा टॉपिक है आज का, क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। वैसे लिमिट ऑफ सीक्वेंस बतानी तो नहीं थी, बट एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मतलब एक थ्योरी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। हमें बताना था मेन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंसी क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक, वो चीज़ बतानी थी। उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देख लेते हैं थोड़ा सा बात कि द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, आराम से सुन लीजिएगा, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इसको बताने का पर्पज़ यही है कि आपको कन्वर्जेंस समझ में आए, कन्वर्जेंट समझ में आए, ठीक। अगर ये नहीं बताया मैंने तो शायद आपको ना समझ में आए। इज़ अ रियल नंबर सच दैट the values of Sn are close to for large value of n, larger value of n। देखिए एक चीज़, इस वाली डेफिनेशन को देख के आपको पता लगेगी कि हमारे पास लिमिट का मतलब समझ में आया, सॉरी हाँ, लिमिट का मतलब आपको समझ में आया कि लिमिट होती क्या है, मतलब समझ में आया कि नहीं कि लिमिट होती क्या है, हम कैसे लगाएंगे लिमिट को कैसे पर्टिकुलरली चेक किया जाएगा। लिमिट का मतलब क्या है, सीक्वेंस की Sn इज़ अ रियल नंबर। लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। पहली बात तो ये
इस चीज़ को याद रखना है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। वैसे तो नहीं आएगा लेकिन कई सारी ऑब्जर्वेशन याद रखनी इसमें। ऐसी हैं द वैल्यू ऑफ एस एन आर क्लोज टू, मतलब ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ इस वाले को कहेंगे अगर तो द वैल्यू ऑफ एस एन टेंड्स टूवर्ड दैट रियल नंबर, जो यहाँ पे दिया गया दैट रियल नंबर व्हेन एन गोज टू द लार्जर वैल्यू। बात यही है कि नहीं, क्लोज फॉर किसके लिए जाएगा, एस एन तभी जाएगा जब एन जाएगा किसके पास, लार्जर वैल्यू के पास। जब एन किसके पास जाएगा, लार्जर वैल्यू के पास जाएगा, तब जो एस एन जाएगा जिसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा वो रियल नंबर हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो इस वाली ऑब्जर्वेशन को ऐसे ही लिखा जाता है कि व्हेन लिमिट एन गोज टू दैट लार्जर वैल्यू को वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट लिया जाता है लेकिन अभी नहीं ले रहे, तो ये टेंड करेगा किसी न किसी रियल नंबर पे। ये हमारी डेफिनेशन का फिनोमेना है। ठीक, इसको हटाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा अपना बेहतरीन टॉपिक दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो a sequence Sn is said to be convergent लिखो, convergent नहीं के converge to a real number L। Sn is said to be converged to a real number L if for given epsilon is greater than 0, there exists a positive integer, कहीं कहीं पे नंबर लिखा होता है, इंटीजर और नंबर में घबराना नहीं, किसी किसी केस में इंटीजर लेते हैं, किसी किसी केस में आपका वो नंबर ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर m such that mod Sn minus का L is less than epsilon for all n is greater than or equal to m, that will be the definition of the convergent sequence। अब कहा सर कन्वर्जेंट समझ में तो नहीं आया जितना लिखा है आपने। मैंने कहा सर समझ में आएगा, कब आएगा देखिए। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से समझाने का औचित्य ये है, सुनिएगा। Sn जो वैल्यू है वो हमारे पास सीक्वेंस का एक जनरल टर्म है, आराम सुनिएगा। Sn जो वैल्यू है वो सीक्वेंस का हमारे पास जनरल टर्म है। इस वाले अगर इनइक्वलिटी से देखेंगे, इनइक्वलिटी जो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व की होगी आप लोगों ने, अगर नहीं की है तो इस चीज़ को याद रखना, मॉड लगा तो माइनस से बड़ा होगा, प्लस से छोटा होगा। L जोड़ देंगे तो आएगा L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन Sn L माइनस का एप्सिलॉन आएगा, L प्लस एप्सिलॉन लिखा है। तो यहाँ से ये पता चला है कि Sn जो है वो मेंबर किसका है, L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन तक। इस वाली बात को समझिए सर, इम्पॉर्टेंट बात है ये वाली। देखिए जब आपके क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं, उनमें से लैंग्वेज समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अगर ये बात लिखी है ना, ये वाली बात, इसका मतलब क्या है कि Sn कन्वर्जेस टू L। Sn कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, L की तरफ, तभी ये इसका मेंबर होगा। क्यों, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव क्वांटिटी बट टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बात तो यही आती ना हमेशा कि एप्सिलॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेंड करेगी किसकी तरफ, 0 की तरफ, यही तो बात आती है। इसका मतलब ये है दैट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू द L और Sn टेंडिंग टुवर्ड्स L एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए सर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देखिए कन्वर्जेंट आप लोग पढ़ चुके हैं,
कन्वर्जेंट आप लोग पढ़ चुके, अभी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया। सर कहाँ लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ दिखा नहीं, कहाँ लिखा था कन्वर्जेंट बता रहे हैं। अब हम बताते हैं कन्वर्जन लिखा कहाँ था। आइए, तो हमने एक पॉइंट लिखाया था आप लोगों को, उस पॉइंट में मैंने ये बताया था, एक एग्जांपल मैंने बताया था अभी सुबह बता रहा हूँ, अभी शुरुआत में ही मैंने आपको एक एग्जांपल ये वाला बताया नहीं। अगर मैं बताऊं कि इसके जो बाउंड्स थे वो क्या थे, 0 नहीं था, क्या था, हाफ। वेरी गुड, हाफ से बड़ा था, इक्वल भी था, n/n+1 की वैल्यू 1 से छोटी आ रही थी हमेशा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं याद है तो आप प्लीज़ जाके पीछे रिवाइंड कीजिए वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे थे, तो ये बाउंड्स आ रहे थे, हमने कहा ये बाउंडेड हो गया है सर, ठीक। चलिए हम लिमिट वैल्यू निकालते हैं। हम निकालेंगे क्या, सॉरी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। वी हैव टू फाइंड हियर लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, जो fn है वो कितना दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1, ये हमारे पास है। अब इन्फिनिटी को सॉल्व करना भी आना चाहिए, लिमिट तो आती है आपको, +1 में पढ़ी थी आप लोगों ने, क्लास 1 नहीं +1, 10+2 में +1 में बता रहा हूँ उसको। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, n को कॉमन कर रहा हूँ, कितना आएगा, 1+1/n आएगा या नहीं, ऊपर n लिखा था तो n से n खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n। जैसे ही मैं पता चला n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/n क्या देगा, 0। जब 0 देगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/1+0, लिमिट अप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 1। सर हमने कहा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है 1 हमने कहीं देखा है ऊपर बाउंड्स में दिख रहा है कुछ, हाँ दिख तो रहा है, लेकिन सर हमें एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया क्या रिलेशन हो सकता है। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल लो सर, 1/n, ये क्या है, 1/n। इसके बाउंड्स की अगर बात करेंगे, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, सीक्वेंस की वैल्यू आएगी क्या। मैं ऑब्जर्व करना बता रहा हूँ कि कन्वर्जन आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आप लोग देख नहीं पाए बस कहाँ से होगा। जैसे ही 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 2 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा, डैश 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 आएगा। वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, 1 आएगा, 0.5 आएगा, 0.3333 आएगा, डैश 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 आएगा। तो हमने कहा पर्टिकुलर जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, 1 के बराबर भी है, लेकिन लेस देन किससे, है। क्या ये नेगेटिव कभी देगा, क्यों नहीं देगा, अरे भैया n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इफ़ n इज़ पॉजिटिव तो 1/n इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। उससे मतलब नहीं है ना कि वो ग्रेटर देन 0 है और आप वो 1 से बड़ा है या फ्रैक्शन में, उससे मतलब नहीं ना, पॉजिटिव इन द सेंस द साइन इज़ द पॉजिटिव। तो हमें ये कहना है कि ये 0 से कभी छोटा नहीं होगा, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया शायद, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा रहेगा, उल्टा लिख दिया, 1 से छोटा रहेगा और 1 के इक्वल रहेगा, और 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से छोटा ये हो नहीं सकता, जब ये 0 से छोटा हो नहीं सकता, मतलब हमने कैसे पता किया, निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब इसकी अगर हम बात करेंगे, ये वाली जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पहला टर्म 1 है, इसके मतलब से ये मत जाओ कि ये पहला टर्म कौन सा, यही रहेगा। ये मतलब नहीं है कि 0 इसका पहला टर्म है, वो तो जा रहा है, डिक्रीजिंग वाला सीक्वेंस है, इसीलिए आ रहा है। तो 1 आएगा, 0.5 आएगा, उसके बाद डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हमारे पास 1/n के लिए अगर लिमिट निकालूँ मैं, यहाँ पे क्या निकालो, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब इन्फिनिटी को सॉल्व करते तो वैल्यू किसके पास जा जाती है, 0 के पास जाती है, 0 के पास जाती है। सर अभी तो हम देख रहे थे 1 मतलब बाउंडेड अबव आ रहा था, लेकिन 0 आ गया, यहाँ बाउंडेड बिलो आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर समझाएंगे। मैंने कहा तुम लोग बाउंडेड अबव देख रहे हो, बाउंडेड बिलो देख रहे हो, ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या देखना है, टर्म्स देखने। कन्वर्जेंस का मतलब है, देखो कन्वर्ज का मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कन्वर्ज का मतलब है नहीं, वेयर द सीक्वेंस एंड्स एज n गिव्स इन्फिनिटी, ये पर्टिकुलर मीनिंग है कन्वर्जेंस का।
और वेयर का मतलब ये नहीं कि जहाँ, वेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि इन द फाइनाइट रियल नंबर, इन द फाइनाइट रियल नंबर, अगर वो किसी न किसी फाइनाइट रियल नंबर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे n इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब जो s का लास्ट एकदम ख़त्म होने वाला टर्म है s इन्फिनिटी, अगर वो किसी न किसी फाइनाइट रियल क्वांटिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कह सकेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, जाता हुआ दिख रहा, सबसे आखिरी वाला s इन्फाइनाइट। तो इसकी बात वही तो है, हमने तो वैल्यू रखी है। अब जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू 1/2 से स्टार्ट हो रही, जा रही, कहाँ जाती हुई दिख रही है, 1 की तरफ जाती हुई दिख रही, तो ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट वाला पॉइंट हो जाएगा कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, जा रहा है, कन्वर्जिंग टूवर्ड्स। जैसे सेट बनाते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ से, तो जाता हुआ किधर दिख रहा है हमको, 0 की तरफ। ये वाला सीक्वेंस जब जाता हुआ 0 की तरफ दिख रहा है तो इसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी किसी फाइनाइट रियल क्वांटिटी की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो, जाता हुआ दिखे, कब, जब n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तब हम कहेंगे ये कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, अन्यथा कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसको क्या लिखेंगे कि Sn is said to be divergent sequence, Sn is said to be divergent sequence if it is not convergent, if it is not convergent। अगर वो कन्वर्ज नहीं करेगा तो दूसरा ये ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या होगा, डाइवर्जेंस का। ठीक, वो डाइवर्ज करेगा। अब डाइवर्ज करेगा तो इसका मतलब क्या है, आइदर Sn tending towards infinity as n towards infinity, or either or Sn towards minus infinity as n tending towards infinity। पहली बात तो ये, इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन लग जाएगी। ठीक, अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस में। कौन सी दिक्कत आ जाती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस में। उसकी अगर बात करेंगे हम, चलिए उसकी बात को करेंगे। पहले हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। तो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ नोट हैं, नोट का मतलब क्या हो जाएंगे, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉरी। तो मैं बुक देख रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मोस्ट एल, हाँ। तो एक पॉइंट हमारे पास ये है कि सिंस, मैं स्लाइड कर देता हूँ ऊपर, जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट समझिएगा आप लोग, सिंस L माइनस एप्साइलन इज ग्रेटर देन Sn लेस देन L प्लस एप्साइलन, ये हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आई है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, देयरफॉर Sn is always less than L plus epsilon for infinite number of terms, infinite number of terms। इसमें इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि इनफाइनाइट, आराम से समझिएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ आराम से, किसी को अगर फॉरवर्ड करना है तो प्लीज़ आप फास्ट स्पीड में करके देख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ terms lie to the left of L plus epsilon or to the right of L minus epsilon। यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक देखिए, कोई समझ, कुछ मतलब पता चला क्या कह रहा है, नहीं पता, देखिए। अच्छा, Sn जो ये इनइक्वलिटी लिखी है, इनइक्वलिटी से क्या पता चलता है हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा समझने के लिए ये।
तो ऐसे अभी भी बताया कि मेंबर किसका होगा, L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन का, इसी का मेंबर होगा। जब इसका मेंबर है तो हमें क्या पता चला है, n हमने कहा है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब n हम कुछ भी लेके चलेंगे, फॉर एनी n इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। Sn का मतलब क्या है, आउटपुट उस वाले सीक्वेंस का। Sn क्या है, सीक्वेंस का आउटपुट, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म को खाली रिप्रेजेंट करता है ना, Sn क्या बताएगा, पूरा आउटपुट दिखाएगा ना, वो रेंज वाला पूरा आउटपुट क्या है, L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के लिए, और n हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो n तो हमें इनफाइनाइट तक लेने को बताया गया, तो n हम कुछ भी लेंगे तो n इनफाइनाइट तक ही कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए इसका आउटपुट L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के लिए है या नहीं है। सो फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, इनफाइनाइटली मेंबर जो होंगे वो लाई कहाँ करेंगे, L माइनस एप्सिलॉन से, ये भी क्लोज्ड ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट को ही दिखाता है, याद रखना आप लोग। तो ऐसे अगर लिखा ओपन ब्रैकेट की, इसका मतलब ही हो जाता है कि Sn कन्वर्जेस टूवर्ड्स L फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ जाती है कन्वर्जेंस की, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं L के लेफ्ट हैंड साइड में, L के राइट हैंड साइड में, इसीलिए L को क्या कह दिया जाता है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अभी अगले टॉपिक है वो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को याद रखना है जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के अगल बगल, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या उसके कह सकते हैं क्या, NBD में, इन दी NBD neighborhood of L there exist infinite number of elements of the sequence। अगर वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं इसके नेबरहुड में, तो हम कह सकते हैं कि Sn जो L होगा, सॉरी L इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। वो हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, किसका, सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होगा। किसी कोई दिक्कत, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं। पहला है पॉइंट, थ्योरम आ जाती है पहली वाली, थ्योरम प्रूफ तो करूँगा नहीं, तो पहली थ्योरम जो है वो है हमारे पास कि एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। आप लोगों को थ्योरम याद रखनी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। दूसरी थ्योरम क्या है, दस अ सीक्वेंस cannot converge to more than one limit। ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा एक से ज़्यादा लिमिट पर। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो अगर आप लोगों को समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिखने लगूँगा सही से। अगर राइटिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा। हैज़ अ यूनिक लिमिट, ये जो दो थ्योरम है उनका कॉम्बिनेशन है, ये जो दो थ्योरम ऊपर वाली हैं उनका ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये वाला है। तो सीधा आप यही याद रखिए कि कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, पहली बात तो ये बाउंडेड होगा, और बाउंडेड है तो उसके पास यूनिकली लिमिट होगी, छोटी सी बात आ जाती है, ठीक। इसका मतलब समझ गए आप लोग, पक्का। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पहले वो देख लेते हैं। ये जो वैल्यूज़ देखी, सॉरी ये जो पर्टिकुलर हम लोगों ने ये पहला वाला टर्म पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ गया। सॉरी इसको मैं हटाना होगी। ये जो पहला टर्म हम लोगों ने पढ़ा था बाउंडेड वाला, तो वो समझ में आ गया था। बाउंडेड के बाद सॉरी कन्वर्जेंट आ गया, कन्वर्जेंट के बाद हम लोगों ने सॉरी बाउंडेड पढ़ा, अनबाउंडेड पढ़ा, लिमिट पढ़ा, कन्वर्जेंट पढ़ा, डाइवर्जेंट पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक। नोट कर लीजिएगा आप प्लीज़ रिवाइंड करके, नहीं तो अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा समय दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग अब आएंगे अपने बहुत ही बेहतरीन काम पे, वो है क्या, वो क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है? अरे यार ये चीज़ नहीं पता है
अपने एग्जांपल्स पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन तो सर प्रैक्टिस कोई कराता नहीं, लेकिन हम कराएंगे। क्यों, देखते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हम लेंगे, अभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ाया है, थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा भी है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सॉरी चल नहीं रहा, अब चलेगा। पहला पॉइंट हमारे पास आया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। क्या आप लोगों को दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को वो बता दिया है कि डाइवर्जेंट क्या होगा और कन्वर्जेंट क्या होगा, ये चीज़ मैंने बता दी है, ठीक। लेकिन मैंने ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं बताया। ऑसिलेटरी भी देख लेते हैं, उसके बाद अपना ये एग्जाम्पल वाला सिलसिला चालू करते हैं। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? देखो, दो क्राइटेरिया हमारे पास आए हैं, एक कन्वर्जेंस का, एक डाइवर्जेंस का। जब इनमें से दोनों ही ना लगे, सुन लीजिए, जब इनमें से दोनों ही ना लगे, आ सीक्वेंस Sn is said to be oscillatory sequence if it is neither convergent और डाइवर्जेंट। ना ही ये कन्वर्ज करे और ना ही ये क्या करे, डाइवर्ज करे। हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहाँ पे निकालते हैं? अच्छा ये बताइए आप लोग, लिमिट पे निकालते हैं ना। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था, वो एग्जांपल क्या था? वो एग्जांपल था हमारे पास 1 + (-1) ये एग्जांपल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास आउटपुट्स क्या आते थे? अगर आप लोग प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो वो पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। अगर आता है तो आप प्लीज़ यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको यदि आता है। जिन लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कंपेयर कराऊंगा मैं इसको, कंपेयर किससे कराऊंगा? Fn से कंपेयर कराऊंगा। जैसे ही मैंने कंपेयर कराया तो Fn की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + (-1) तो Fn हमारे पास दो वैल्यूज़ देता था। हमने ये बताया था आप लोगों को कि 1 माइनस का 1 देगा और 1 प्लस का 1 देगा। -1 कब देगा, सॉरी -1 की पावर n -1 कब देगा? जब n हमारे पास क्या होगा, ऑड, और जब n हमारे पास क्या होगा, इवन। देन पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास Fn की आ जाती है, वो आ जाती है 0,2। कब? n ऑड पे, और ये कब आती है? जब n क्या होगा, इवन होगा। व्हेन वी अप्लाई लिमिट ऑन दैट सीक्वेंस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Fn, तो n तो है ही नहीं, तो लिमिट तो लगेगी नहीं। लिमिट मतलब लिमिट सॉल्व करने वाला कुछ तो बचा ही नहीं ना, सीधा वैल्यूज़ ही तो है, n वेरिएबल तो है ही नहीं, तो n की वैल्यू कुछ सॉल्व करने लायक है भी नहीं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0 भी आ रही, 2 भी आ रही। तो हम ये कह सकते हैं फॉर द गिवन सीक्वेंस Sn, the limit is not uniquely defined। यूनिकली आ ही नहीं है। जब यूनिक है ही नहीं है तो कन्वर्जेंस कुछ दिख नहीं रहा है। किस पॉइंट पे करेगा, 0 पे करेगा कि 2 पे करेगा? पता है तुमको? नहीं पता सर, 0 पे कर रहा है कि 2 पे कर रहा है। और ये भी नहीं बता रहा कि डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज का मतलब -∞ या +∞ जाता है, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे सीक्वेंस क्या कहलाते हैं? दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जो हैं बने हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे तुरंत टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे मुझसे कमेंट करके आप कई सारी चीज़ें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक। पूछ सकते हैं आप, कोई भी परेशानी नहीं है मुझे। परेशानी होगी क्यों, मैं तो आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पूछने का आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू मैंने बता ही दी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0।
कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि लिमिट सॉल्व करने में कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको हो सकती है सर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए देखना चाहता हूँ कुछ। आप लोग तो रिवाइज़ कीजिए जो हमने आज पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ रिवाइज़ करिए आप लोग, प्लीज़ रिवाइज़ करिए आप लोग, प्लीज़ रिवाइज़ करिए आप लोग, रिवाइज़ करिए। देखिए पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। लिमिट की वैल्यू अभी मैं बता दूंगा, जहाँ जहाँ आएगी लिमिट की वैल्यू जो इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 3। ठीक, जो हमारे पास सीक्वेंस है दैट इज़ n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस का 3। कंपेयर करूँगा इसको मैं किससे, fn से। तो fn कितना आ जाएगा हमारे पास, fn आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 3। हमने अभी भी एक थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, पढ़ी है या नहीं, पढ़ चुके हैं। तो मतलब जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होंगे, बाउंडेड। तो हमें यार बाउंडेड निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी, कन्वर्जेंसी। अगर कोई भी आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है तो वो बाउंडेड हो गई। देखते ही ये कन्वर्ज होगा या नहीं, ये कन्वर्ज होगा या नहीं, कौन बताएगा, लिमिट। जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, तो fn चला आएगा वैल्यू अपनी लेके। वैल्यू क्या आएगी इसकी, n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 3। अब कहा सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने इन्फिनाइट को सॉल्व करने का तरीका बताया कि वेरिएबल को हमेशा नंबर के अपॉन में ही रखना है। तो n स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा तभी अपॉन में आएगा, तो ऊपर से भी कॉमन करेंगे और नीचे से भी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 बाई n स्क्वायर। बाहर भी क्या आएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म। जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिटी लगाएंगे 3 बाई n स्क्वायर 0 की तरफ ट्रेंड करेगा, 3 बाई n स्क्वायर 0 की तरफ ट्रेंड करेगा। तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। तो वैल्यू कितनी दे रहा है, 1। वैल्यू कितनी दे रहा है, 1। क्योंकि ये 1 वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट रियल क्वांटिटी है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो लिख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 3 कन्वर्जेस टूवर्ड्स 1। वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रहा है, जब 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला जो सीक्वेंस है दैट इज़ ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस। ये हमेशा क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस ही रहेगा। अब अगर अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड तो आपको पता ही है कैसे, अभी देखते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड हमने बताया था ना अभी, कि वो जो लिमिट होता है सीक्वेंस का जहाँ कन्वर्ज करता है, वो अपर बाउंड भी हो सकता है, लोअर बाउंड भी हो सकता है। लेकिन पता कैसे चलेंगे कि वो अपर बाउंड है कि लोअर बाउंड है, पहले हम वैल्यूज़ रखेंगे। देखिए n की वैल्यू 1 रखो, कितना आएगा, 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2 कॉमा 2 रखा, 2 का मतलब 4, और 4 प्लस 3 आ जाएगा 7, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, और आपका 3 रखा तो 9, 9 3 12, 9 माइनस 3 6, सच दैट ऐसे ही जाएगा। अब देखो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, आपकी आएगी माइनस का 2, ये वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अगला वैल्यू अगर हम निकालेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का मतलब 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 डिवाइडेड बाई 13, यही आएगा। अच्छा ये वैल्यूज़ ठीक लिखी ना, 2 रखेंगे, कितना आएगा 4, 4 3 7, और 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। हाँ ठीक है। अगला जो आएगा वो 19 बाई 13 आएगा, 19 बाई 13 आएगा। अब देखो पर्टिकुलर वैल्यूज़, ये 7 एकदम से आया ना एकदम देखो। उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, ऐसे 5 रखेंगे कितना आएगा, 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3, वैल्यू कितनी आएगी 27 डिवाइडेड बाई 22। यहाँ पे लगभग 2
फिर 1 पॉइंट समथिंग, फिर 1 पॉइंट समथिंग, फिर 1 पॉइंट समथिंग, समथिंग समथिंग आती जाएगी और हमको दिखेगी कहाँ, 1 की तरफ जाती हुई, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकता n स्क्वायर प्लस 3/n² - 3 सेम हो नहीं सकता है, तो 1 की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो हम कहेंगे क्या, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, आपका कन्वर्ज कर रहा है, ठीक। लेकिन बाउंड कहाँ पे, अगर देखो ये वाली 2 वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है 2, 2 से हमेशा छोटा ही होगा, तो ये वाला सीक्वेंस क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन माइनस का 2, लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन माइनस का 2, लेकिन कन्वर्ज कहाँ कर रही है, 1 की तरफ। तो ये मत सोचिए कि मतलब वो आपका जो बाउंडेड वाला पार्ट है वो कन्वर्जेंस वाले पार्ट के बराबर होगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जो लगातार डिक्रीज़ करेंगे और लगातार इंक्रीज़ करेंगे, उनके लिए जहाँ कन्वर्ज करेगा वो उसका या तो बाउंडेड अबव होगा या तो उसका बाउंडेड बिलो होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इफ़ एनी सीक्वेंस converges or diverges, then नहीं, if any sequence is increasing or decreasing, any sequence is increasing or decreasing sequence, ठीक, मतलब लगातार बढ़ता हुआ या तो लगातार घटता हुआ, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन देयर कन्वर्जिंग पॉइंट या कन्वर्जिंग वैल्यू इज आइदर GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और रिस्पेक्टिवली नहीं बता रहा हूँ मैं, और लीस्ट अपर बाउंड, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, अगर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लेकिन ये वाला सीक्वेंस क्या है, पहले इंक्रीज़ करा फिर डिक्रीज़ करा, तो ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे हम नहीं बता सकते कुछ। लेकिन अगर इतने सीक्वेंस की बात करें, सब सीक्वेंस की, इस सब सीक्वेंस की बात करें, तो वो कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, 1 पे। चेक कर सकते हैं आप लोग खुद ही, 2 के बराबर तो होगा नहीं, कन्वर्ज करेगा 1 पे। और लेकिन अपर बाउंड देखो इसका 2 हो ही जाएगा सब सीक्वेंस से, तो ठीक, तो कोई दिक्कत इस वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, द सेकेंड नंबर जो प्रश्न है वो हमारे पास है 2 to the power -n। अब ये कैसा प्रश्न आ गया सर, ये तो जो वैल्यू लिखी है 2 to the power -n, इसका मतलब क्या, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है या नहीं, ये वाली वैल्यू का मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है तो हमें पता है, देखिएगा कि कोई भी नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक। अभी मैं वो बात कर रहा हूँ, देखिए x की पावर n, ये कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ भी कर सकता है और ये टेंड कर सकता है इन्फिनिटी की तरफ, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, दोनों चीज़ आ सकती है। कब, जब x है हमारा, जब x हमारा 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, तो x टू द पावर n, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 देगा। और x हमारा अगर 1 से बड़ा हो तो हमेशा इन्फिनिटी देगा, और ये माइनस इन्फानाइट भी देगा जब x हमेशा क्या हो, 0 से छोटा हो। जब x हमेशा क्या हो, 0 से छोटा हो, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो माइनस का इन्फानाइट देगा, 1 से बड़ा आएगा तो प्लस का इन्फानाइट देगा, 0 से 1 के बीच में आएगा तो 0 वैल्यू देगा। ये पर्टिकुलर वैल्यू डाटा रहेगा हमारे पास, ठीक। -n भी बात वही हो जाएगी, जैसे मैं इसको पहले कंपेयर करा दूँ उसके बाद बताता हूँ। fn जो हमारे पास है वो आ जाएगा 2 to the power -n। तो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 to the power -n, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 to the power n, ठीक। हमें पता है जो 2 है वो क्या है, 1 से बड़ा है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो जो 1 से बड़े की वैल्यू, 1 से बड़े का क्राइटेरिया x पे आ गया, उस पर पावर क्या आई है, n का मतलब इनफाइनाइट। तो हमें पता है बिकॉज 2 to the power n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंडिंग टूवर्ड इन्फिनिटी, बट व्हेन वी गॉट रेसिप्रोकल इट टेंड्स टूवर्ड 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब 2 to the power -n टेंडिंग टूवर्ड 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। टेंड कर रहा, जब टेंड कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो लिमिट पॉइंट आ जाएगा, जहाँ कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्जिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। वो कन्वर्जिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, मतलब जाता हुआ दिखेगा।
कन्वर्ज कर रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, लगातार उधर की तरफ जा रहा है एकदम। देखिए इस वाले सीक्वेंस को अगर लिखेंगे 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा, 1/2 का क्यूब आएगा, डैश 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 डैश। तो लगातार वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है कि नहीं, लगातार वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है कि नहीं। पहले 0.5 है, फिर 0.25 है, फिर 0.125 है, तो लगातार डिक्रीज़ कर रहा है, लगातार डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब डिक्रीजिंग ग्रेजुअली है या नहीं, डिक्रीजिंग है या नहीं, ये डिक्रीजिंग है या नहीं, डिक्रीजिंग है। तो जो कन्वर्जिंग वैल्यू है या तो इसका लोअर बाउंड है या तो इसका अपर बाउंड है। तो 0 इसका क्या है, लोअर बाउंड या अपर बाउंड। तो 0 इसका लोअर बाउंड है, सॉरी 0 इसका लोअर बाउंड है, 0 इसका लोअर बाउंड है, बराबर तो नहीं हो सकता है 2⁻⁻1। और अपर बाउंड क्या है इसका 0.5, 1/2, 1/2 इस सीक्वेंस में आ रहा है तो वो इसमें लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक को लगाया। तो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा ये, सॉरी अपर बाउंड हो जाएगा ये, और लोअर बाउंड हो जाएगा क्या 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। एक और प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न की बात करेंगे, थर्ड प्रश्न। थर्ड वाला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, कहता है हमारे पास जो सीक्वेंस है 73 और ये, ठीक। तो फिर से मैं कंपेयर कराऊंगा इसको, क्या आएगा कंपैरिजन में, एफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73 प्लस का -1/n। फिर से मैं इसकी दो वैल्यूज़ निकालूंगा, 1 आ गया मतलब क्या माइनस का 1 देगा या तो प्लस का 1 देगा। तो ये कब आएगा व्हेन n इज़ ऑड, और ये कब आएगा व्हेन n इज़ इवन। दोनों आएंगे, माइनस करेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी 72, ये वैल्यू कितनी आएगी 74। n क्या है यहाँ पे ऑड, यहाँ पे n क्या है इवन, दो वैल्यूज़ आ गई। अब लिमिट हम अप्लाई करें अन्यथा ना करें, क्योंकि n का कोई टर्म है ही नहीं तो वैल्यू उतनी ही रहेगी। हमारे पास यही पर्टिकुलर वैल्यू आएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn की आएगी। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा देंगे क्या, 72 दे या तो 74 दे। तो फाइनाइट रियल क्वांटिटी तो नहीं रही रहा, फाइनाइट यूनिकली रियल क्वांटिटी, यूनिक तो है नहीं, तो डबल आ रहा है, डबल आ रहा है, इसका मतलब कन्वर्ज तो करेगा नहीं, पहली बात तो ये। डाइवर्ज करने का मतलब है कि या तो प्लस इनफाइनाइट दे या तो माइनस इनफाइनाइट दे, वो भी नहीं दे रहा है। जब दोनों क्राइटेरिया खत्म हो जाते हैं तो हम कहेंगे दैट सीक्वेंस इज़ अ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और इनका जो आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस और इनका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो डिसाइड नहीं है, वो कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगा, कन्वर्ज करेंगे ही नहीं, बट ये बाउंडेड है। अब देखिए बट ये क्या है, बाउंडेड है कि नहीं, 72 से हमेशा बड़े होंगे, 74 से हमेशा छोटे होंगे, दो ही पर्टिकुलर वैल्यू आ ही रही रेंज में। तो ये बाउंडेड है, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं है, कन्वर्ज नहीं है। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी भी, क्या कि एवरी कन्वर्जेंट शुड बी ऑलवेज, दो कुछ भी लगाओ, एवरी कन्वर्जेंस शुड बी बाउंडेड, ऑलवेज बाउंडेड, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। बट इसका उल्टा जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पर्टिकुलर उसकी डेफिनीशन है, क्या डिफाइनिंग पावर है उसकी। बिना उसके नहीं बता सकते हैं कि वो कन्वर्ज करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने अच्छा सा पढ़ लिया है, अच्छा सा टॉपिक पढ़ लिया बाउंडेड अनबाउंडेड के विषय में, और हमने कन्वर्जेंट कर लिया है, डाइवर्जेंट कर लिया, ऑसिलेटरी कर लिया है, कई सारे एग्जांपल कर लिए। अच्छा हुआ आज का टॉपिक, सेशन अच्छा गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आज बहुत सही से पढ़ा दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए और बताते रहिए कि फ्री एजुकेशन आपको दी जा रही है, ठीक। तो ये आपका हो गया, पिछला टॉपिक भी कवर हो गया, इसमें रिवाइज़ हो गया है, और आज का टॉपिक भी रिवाइज़ हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।